तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया H2S, H2S का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Br2 ब्रोमीन इक्वल टू अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, 2HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस सल्फर। तो ये आपको अभिक्रिया दी हुई है। आपसे इस अभिक्रिया में पूछ रहा है कि किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो देखिए यहां पर अपचयन के बारे में पूछा जा रहा है कि अपचयन किसका हो रहा है। अपचयन यानी हाइड्रोजन जुड़ रही होगी और ऑक्सीजन निकल रही होगी। तो यहां पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं अपन की, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ब्रोमीन है। तो देखिए H2S, यहां से हाइड्रोजन निकल रही है और सल्फर अलग हो रहा है और Br2 के साथ हाइड्रोजन जुड़कर के 2HBr बना रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ी, ये देखिए यहां पर हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जुड़ी। किसके साथ जुड़ी, ब्रोमीन के साथ। तो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगी उसी का क्या होगा, अपचयन होगा। किसका अपचयन होगा, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगी उसी के साथ अपचयन होगा। तो देखिए आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जुड़ रही है, इसलिए ब्रोमीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, Br2। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, अभिक्रिया ZNO का नाम क्या है, रासायनिक है जिंक ऑक्साइड। क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस C, ये कार्बन का प्रतीक है। तो कार्बन और जिंक ऑक्साइड आपस में क्रिया करके उत्पाद के रूप में क्या बना रहे हैं, देखिए Zn प्लस CO, यानी जिंक अलग हो रहा है और कार्बन और मोनोऑक्साइड आपका बन रहा है उत्पाद। तो इस अभिक्रिया में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन उपचयित हो रहा है। अब उपचयित के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन उपचयित हो रहा है। तो उपचयित के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको उपचयन अभिक्रिया पर जाना होगा। कहां पर जाना होगा, उपचयन अभिक्रिया पर जाना होगा। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन है, जिंक है, कार्बन है। तो आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रही है। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है, कार्बन के साथ जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो देखिए कार्बन के साथ जुड़ रही है ऑक्सीजन, तो कार्बन का तो हो रहा है उपचयन। कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। समझ गए होंगे, कार्बन का तो हो रहा है यहाँ उपचयन। अब आपको उत्पाद देखना है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना रही है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। तो इसका क्या हो रहा है, ये आपका उपचयित हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित। आ गया होगा समझ में। जिसके साथ जुड़ता है यानी ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगी उसका तो होगा उपचयन, और जुड़ने के बाद जो उत्पाद बनेगा आपका उसका क्या होगा, यानी वो उपचयित होगा। क्या होगा, उपचयित होगा। क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। यहां से देखिए जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। अगर आपसे अपचयन के बारे में यहीं से पूछ ले तो भैया ZNO से ऑक्सीजन निकल रही है, जहां से ऑक्सीजन निकलेगी उसका अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। तो ZNO से ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए ZNO का अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन।
अगर आपसे कहा जाए कि कौन अपचयित हो रहा है, तो भैया यहाँ पर ऑक्सीजन Zn से निकल रही है, निकलने के बाद क्या बन रहा है भैया, Zn अलग हो रहा है हमारा। तो Zn अलग हो गया, तो Zn यहाँ पर अपचयित हुआ है। क्या हुआ है, अपचयित। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि अपचयन, उपचयन और अपचयित उपचयित क्या होता है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया में और देख लीजिए, अभिक्रिया CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जुड़ करके उत्पाद के रूप में क्या बना रहे हैं, कॉपर। CO अलग हो रहा है और जल बन रहा है आपका H2O। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन उपचयित हो रहा है, वो कौन है अपचयित हो रहा है। तो अपचयित के बारे में पूछा जा रहा है, तो अपचयन पर पहुंच जाइए। अपचयन क्या अभिक्रिया होती है भैया, अपचयन अभिक्रिया हमारी वो होती है जहां से ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ती है। तो देखिए यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन निकल रही है, CuO से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए CuO का हो रहा है यहाँ पर अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो CuO से ऑक्सीजन निकल करके क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर। तो कॉपर आपका अपचयित हो रहा है। यहाँ पर कौन अपचयित हो रहा है, कॉपर अपचयित हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपका। और H2O का क्या हुआ है, H2O उपचयित हुआ है। क्या हुआ है, उपचयित। उपचयित का मतलब उपचयन पर जाना पड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन किस में जुड़ रही है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ेगी यहां से निकल करके, इसलिए H2 हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके H2O जल बना रही है। तो H2O का क्या हुआ यहाँ पर, उपचयित हुआ है। अब आपका अपचयन और उपचयन और उपचयित और अपचयित क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी समझ में अभी भी नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए, मेरी आवाज को ध्यान पूर्वक सुनिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। इसी चैप्टर से और भी क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं कि इस चैप्टर से किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस चैप्टर में से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कर लेगा, देखिए याद कर लेना। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है। तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए। सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, AgBr होता है। क्या होता है, AgBr होता है। तो याद हो गया होगा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसी यौगिक का प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, AgBr का। सिल्वर क्लोराइड का नहीं होता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग नहीं होता है। और चौथे ऑप्शन में उपरोक्त सभी, कहीं जल्दबाजी में उपरोक्त सभी मत कर देना, कहीं समझने के इन सभी का प्रयोग होता है, नहीं, एक का ही प्रयोग होगा। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होगा। तो यही अपन का ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम का वायु में जलना कहलाता है। जब मैग्नीशियम की रिबन को वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं तब क्या होता है, उत्पाद के रूप में हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनाया। तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है भैया,
मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। उपचयन का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण। जहां ऑक्सीजन जुड़ेगी वहां क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, यानी उपचयन होगा। ठीक है ना? इसका आंसर क्या होगा? उपचयन होगा। अपचयन नहीं होगा कि ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन जुड़ती है। मैग्नीशियम में तो ऑक्सीजन जुड़ी है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ी है, तो वहां पर क्या होगा? उपचयन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है और कई ये क्वेश्चन आता रहता है ज्यादातर। चिप्स की थैली में कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके? यानी उपचयन न हो सके का मतलब यानी ऑक्सीजन नहीं जुड़नी चाहिए उसमें, तो ऑक्सीजन नहीं जुड़नी चाहिए। ऑक्सीजन अगर क्रिया करेगी तो क्या होगा? उपचयन होगा। तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं इस समय ऑक्सीजन ऑप्शन में है आपके में, तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही क्या होता है भैया? उपचयन होता है। हाइड्रोजन को भी नहीं भरते भैया चिप्स की थैली में। वायु को भी नहीं भरते हैं। तो भैया चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन और चिप्स का संपर्क तोड़ देती है। नाइट्रोजन गैस से उसका उपचयन नहीं होता है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सभी याद कर लेना, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि अभी से किसी ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गणित और विज्ञान की वीडियो मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। चैनल का नाम आपके सामने होगा, मैथ साइंस 9660, उस पर मैं डालता रहता हूँ। और किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 7वां क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार से भी आपसे पूछ लेगा, अभिक्रिया FeSO4 2FeSO4, FeSO4 का नाम क्या है? फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। जब इसमें ऊष्मा दी जाती है, एकल उत्पाद है तो वो एकल अभिकारक है। तो देखिए जब इसमें ऊष्मा दी जाती है तो ये दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का प्रकार बताइए। क्या बताना है हमको? अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो अभिक्रिया आपने 10 प्रकार की पढ़ी होंगी। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा है। तो देखिए उन्हीं अभिक्रियाओं में से कोई एक अभिक्रिया का प्रकार बताना है कि FeSO4 एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। तो किस अभिक्रिया की परिभाषा है ये आपकी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा है। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया में हमारा एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है भैया? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने बता ही दी आपको। एकल अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
तो कौन सी अभिक्रिया होगी भैया यहाँ पर? आपको पता चल गया होगा कि एकल अभिकारक है। एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक तीन उत्पाद बन रहे हैं यहाँ पर, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो कितने उत्पाद बन रहे हैं? तीन बन रहे हैं। एकल अभिकारक टूट रहा है और तीन उत्पाद बना रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अगला देखिए, 8वां। अभिक्रिया CH4 प्लस 2O2, CH4 मैथेन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं भैया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं और H2O जल बना रहे हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी यहाँ पर? और प्लस में ऊर्जा और निकल रही है। क्या निकल रही है? ऊर्जा निकल रही है। तो इसमें भी हमको अभिक्रिया का प्रकार ही बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है ये। तो भैया ये ध्यान रखना, जिस अभिक्रिया में आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, आपने दो अभिक्रिया पढ़ी होंगी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये यहाँ पर ऊष्मा यानी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। क्या उत्सर्जित हो रही है? ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो ऊर्जा का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ये ध्यान रखना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ठीक है ना। तो कौन सी अभिक्रिया होगी भैया? ये आपकी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। ध्यान से देख लेना। अभी इस अभिक्रिया को एग्जाम में रख भी सकता है। ऊष्मा छेपी की आपके किताब के अंदर दो ही अभिक्रिया हैं, एक श्वसन वाली है। कौन सी है? श्वसन वाली। श्वसन भी एक, श्वसन की जो क्रिया होती है वो भी एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, वो भी ध्यान रखना। उसके ऊपर इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है कि निम्न में से श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भैया श्वसन आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जब हम श्वसन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर के अभिक्रिया करती है तो हमको ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। जहां से ऊर्जा प्राप्त होगी वहां पर आपकी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। तो ध्यान रखना, श्वसन कैसी अभिक्रिया भैया? श्वसन हमारी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, सही ढंग से ये पढ़ना, याद कर लेना। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई पदार्थ है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? सफेदी करने में किया जाता है, घरों की पुताई करने में किया जाता है भैया। निम्न में से X है, तो भैया आपको डायरेक्टली ही याद होना चाहिए कि घरों की पुताई यानी घरों की सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हम बाजारों से सफेद कलर का खरीद कर लाते हैं, वो आपने नाम सुना होगा, टंटा या खड़िया। तो वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है भैया। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो भैया आपको आंसर है, मैंने बता ही दिया कि कोई पदार्थ X है तो उसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो भैया वह पदार्थ कौन सा है? वह पदार्थ आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, CuO। जब हम उसको बाजार से खरीद कर लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तब हम उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद आपका विलयन तैयार हो जाता है, तो उसका नाम होता है भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CuO होता है, और ये जल से क्रिया करेगी। किसे? जल मिलाएंगे उसमें। जल मिलाने के बाद क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस साथ में क्या निकलेगी भैया? उसमें से ऊष्मा। क्या निकलेगी? ऊष्मा। जैसे बर्तन में उसे कैल्शियम ऑक्साइड को डाला जाता है और डालने के बाद उसमें पानी मिलाया जाता है, तो वह पात्र गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वो गर्म किसकी वजह से होता है भैया?
वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होने के साथ साथ उसमें से ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा बहुत अधिक होती है। हमारा हाथ भी जल सकता है। क्या जल सकता है? हाथ भी जल सकता है। तो इतनी ऊष्मा निकलती है, ध्यान रखना। तो कैल्शियम ऑक्साइड, एक बात और बता देता हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड को हमें बिना बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि बिना भुजे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए या फिर रासायनिक नाम लिखिए, बिना भुजा यानी भुजा नहीं है वो, कब भुजेगा? जब पानी डालेंगे। कब भुजेगा भैया? जब पानी डालेंगे। तो भैया यहाँ पर बिना भुजा हुए चूने का रासायनिक सूत्र है CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब उसमें पानी डाल देते हैं तो वो भुज जाता है, तो उसको बोलते हैं हमें भुजा हुआ चूना। क्या कहते हैं? भुजा हुआ चूना। तो भुजा हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये भी ध्यान रखना, बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका तो आंसर आपको पता चल ही चुका होगा कि सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें द उत्तर होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग होगा। तो विलयन का रंग पूछ रहा है। आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी होगी। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसे हमें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो लोहा की कील जो होगी उसको जब हम कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डालेंगे तो लोहा अधिक क्रियाशील धातु है कॉपर की अपेक्षा में। तो ये कॉपर लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो हमारे लिए कॉपर सल्फेट पर वो आयरन सल्फेट प्राप्त होगा और कॉपर धातु हमारी अलग हो जाएगी। तो यह उस विलयन का रंग कैसा होगा? आपने पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है। तो आप जल्दबाजी में जहां तक नीला ही करके आएंगे, परंतु भैया जब लोहे की कील डाल देते हैं उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में तो कॉपर विस्थापित हो जाती है और आयरन सल्फेट बन जाता है और उसे विलयन का रंग मलिन पड़ जाता है। पहले तो नीला होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है? नीला होता है। उसमें लोहे की कील डालेंगे तो हमारे लिए आयरन सल्फेट प्राप्त होगा और कॉपर अलग होगा। तो वो जो नीला रंग होता है, नीला रंग थोड़ा मलिन पड़ जाता है। तो इसमें अपन का द ऑप्शन सही रहेगा, मलिन। क्या होगा? मलिन। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। तो यहाँ पर आपसे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो भैया ये तो है आपका क्या? फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। FeSO4 क्या है? आयरन है, सल्फेट है, फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। FeSO4.7H2 ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल है। FeSO4.5H2 ये अपन का फेरस सल्फेट का क्रिस्टल नहीं है क्योंकि क्रिस्टल में 7 अणु जल के होते हैं। कितने अणु होते हैं? 7 अणु। कहीं जल्दबाजी में आप हो सकता है कि FeSO4 कर दे क्योंकि फेरस सल्फेट है ये, परंतु ध्यान रहे कि इसमें जल के अणु नहीं है, ये फेरस सल्फेट है केवल, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल नहीं है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में कौन सा रासायनिक सूत्र होगा? FeSO4.7H2 ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन को सही ढंग से देख लें। वैसे तो इसे ऐसे अध्याय में छोटे छोटे क्वेश्चन काफी हैं। अब आप अपने स्तर पर तैयारी कर लेना और इन सवालों को भी सही ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब हमें अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके एग्जाम जल्दी ही होने वाली है साइंस की, इसलिए कुछ ही चैप्टर के क्वेश्चन ही मैं डाल पाऊंगा। तो आप पढ़ लेना, जितने भी डालूं उनको आप पढ़ लेना, आपका ही हित होगा इसमें। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
और अभी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई बंदा नया है तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इसे चैनल को, ठीक है ना। ऐसे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, ठीक है ना। और शेयर भी कर दीजिए अपने आस पड़ोस के लोगों को। आपके जो साथी हैं साथियों को भी बता देना इस चैनल